हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जयस अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाक्य शुद्धि की। आज की हमारी क्लास रहेगी वाक्य शुद्धि की। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है, तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें ताकि इस महत्वपूर्ण बनने वाले पॉइंट हैं एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। जितने भी साथी हमारे इस क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें ताकि इसमें और लोग भी जुड़ सकें। ठीक है, जो हमारा ये टॉपिक है वाक्य शुद्धि, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, वो किस प्रकार बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वाक्य क्या है, कि वाक्य का शुद्ध रूप क्या होता है, वाक्य के प्रमुख तत्व कितने होते हैं, वाक्य के नियमों पर आधारित होते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहे ताकि इसमें जो बनने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक भी ना छूटने पाए। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? वाक्य शुद्धि। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य शुद्धि होता क्या है। वाक्य शुद्धिकरण, इसे और क्या कहते हैं? इसे वाक्य शुद्धिकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य शुद्धिकरण। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या हो जाएगा? शुद्धि प्लस करण। लघु ई दीर्घ ई में बदल जाती है। ठीक है, अब हम जानेंगे जो वाक्य शुद्धि है ये होता है कि किस प्रकार से हम इसको शुद्ध करते हैं, किस प्रकार जानेंगे ये वाक्य शुद्धि है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वाक्य में क्या है, कि जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग किया जाता है, क्या ध्यान से सुनिए, जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग किया जाता है या किया जाता है, उसे शुद्ध करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है, जिन रूलों का प्रयोग किया जाता है, जो तत्व लिए जाते हैं, उसे हम वाक्य शुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य शुद्धि कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? क्या है कि जिन वाक्यों में व्याकरणिक दृष्टि से जो नियम गलत प्रयोग किए जाते हैं या उसे शुद्ध करने के लिए जो नियम हम लोग प्रयुक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं, यानी वाक्य को शुद्ध करने वाले नियम। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा एक लाइन में। वाक्य की परिभाषा क्या? वाक्य की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगर जिस किसी ने अभी तक हमारी फर्स्ट क्लास को नहीं पढ़ा है, एक बार सभी लोग फर्स्ट क्लास को पढ़ लें ताकि इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिन वाक्यों में व्याकरणिक नियमों का व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग किया जाता है। कैसा प्रयोग किया जाता है? गलत प्रयोग किया जाता है, किया जाता है तथा उसे सही करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्या है? उसे सही करने के लिए, उसे सही प्रयोग या सही करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है, जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है, जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है,
जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम वाक्य शुद्धि कहते हैं, वाक्य शुद्धिकरण कहलाता है। ठीक है, उसे वाक्य शुद्धि कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। वाक्य शुद्धि क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिन वाक्यों में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग किया जाता है उसे सही करने के लिए, उन वाक्यों को सही करने के लिए, जिन वाक्यों में व्याकरण नियमों का गलत प्रयोग किया जाता है उन वाक्यों को सही करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है या जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उसे हम वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे जो वाक्य शुद्धि के प्रमुख तत्व कितने हैं। देख लीजिएगा, सभी लोग नोट करते हुए चलें। नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या, वाक्य शुद्धि के तत्व। वाक्य शुद्धि के तत्व। तो वाक्य शुद्धि के प्रमुख 3 तत्व हैं। कितने हैं? वाक्य शुद्धि के प्रमुख 3 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 3। कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पहला तो हो जाएगा किरम या पदकिरम, किरम या पदकिरम। पहला कौन है? किरम या पदकिरम। और दूसरा है अन्वय। क्या है? अन्वय। और तीसरा है प्रयोग। क्या है तीसरा? तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पदकिरम को ऑर्डर, ऑर्डर, और अन्वय को कोऑर्डिनर, कोऑर्डिनेट, और प्रयोग को यूज। ठीक है, जानिए वाक्य के प्रमुख कितने तत्व होते हैं। तो वाक्य के प्रमुख 3 तत्व होते हैं। अगर मुख्य रूप से पूछे जाएं तो मुख्य रूप से वाक्य के 2 तत्व होते हैं। एक तो हो जाता है पद शुद्धिकरण। कौन सा हो जाता है? एक हो जाता है पद शुद्धिकरण और दूसरा होता है पदकिरम शुद्धिकरण। देखिए इसमें पहला क्या होगा? पहला होगा पदकिरम संबंधी अशुद्धियां। जो इसमें मुख्य तत्व रहते हैं वो क्या रहते हैं? इसके मुख्य तत्व कितने होते हैं? मुख्य तत्व 2 होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पद किरम संबंधी अशुद्धियां, यानी हमारे वाक्यों में किस प्रकार से किससे संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, और दूसरा है, ये तो पहला हो गया पदकिरम और दूसरा है पद संबंधी अशुद्धियां। यानी कि इसमें किरम के आधार पर, इसमें सिर्फ पद के आधार पर अशुद्धियां किस प्रकार से होती हैं। ठीक है, पद संबंधी अशुद्धियां क्या है? पद संबंधी अशुद्धियां। हो गए क्लियर? तो मुख्य कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य शुद्धि के प्रमुख 3 होते हैं और मुख्य 2 होते हैं। तो पहला इसमें पदकिरम संबंधी
संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्लास में पद क्रम संबंधी अशुद्धियों के जो प्रमुख नियम होते हैं उनको हम लोग लगभग में 6 या 7 नियम कर चुके थे। इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट नियम है उनको भी हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नियम नंबर नेक्स्ट पॉइंट इसी में बनाइएगा, इसमें पद क्रम अशुद्धियों में नियम नंबर 8 क्या है? नियम नंबर 8। नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा, नियम नंबर 8। तो नियम नंबर 8 क्या कह रहा है? नियम नंबर 8 के अंतर्गत क्या है कि जब किसी वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 8 है वो क्या है कि जब किसी वाक्य में 2 क्रम प्रयुक्त हो तो क्या, जब किसी वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त हो तो उसमें जो पहला कर्म प्रयोग किया जाता है, जो पहले कर्म में प्रयोग होता है वह सजीव और परसर्ग सहित, और उसमें जो क्रिया होती है उसमें गौड़ क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है? उसमें गौड़ क्रिया होती है। ठीक है, और जो बाद में कर्म प्रयुक्त होता है, वाक्य में जो बाद में प्रयुक्त होता है उसमें क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, उसमें निर्जीव कर्म होता है। क्या होता है? निर्जीव कर्म होता है। और जो उसमें परसर्ग रहित होता है, उसमें परसर्ग नहीं होता है। कर्म के साथ क्या नहीं होता है? परसर्ग नहीं होता है। और कर्म वो कैसा होता है? वह मुख्य कर्म होता है। कैसा कर्म होता है? मुख्य कर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि जब किसी वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त हो तो जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है, क्या है कि जो कर्म पहले प्रयुक्त होता है वह सजीव और परसर्ग सहित, और क्रिया जो कर्म होता है गौड़ कर्म होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। जो वाक्य में बाद में कर्म प्रयुक्त होता है, जो वाक्य में बाद में कर्म प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है? परसर्ग रहित होता है। वह कैसा होता है? परसर्ग रहित होता है और कर्म निर्जीव होता है। पहले वाले में कर्म सजीव रहता है और जो बाद में कर्म प्रयोग किया जाता है वह निर्जीव रहता है। ठीक है, और उसमें परसर्ग रहित होता है, यानी कि उसमें परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, कर्म के साथ परसर्ग नहीं जुड़ा होता है, और कैसा कर्म होता है? मुख्य कर्म होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इसे नोट कर लीजिएगा। नियम नंबर 8 क्या है कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त हो, कितने कर्म? 2 कर्म प्रयुक्त हो तो जो पहला कर्म प्रयुक्त किया जाता है तो वाक्य में जो पहला कर्म प्रयुक्त किया जाता है, पहला कर्म प्रयुक्त किया जाता है, किया जाता है, उसमें वह कैसा होता है? किया जाता है वह सजीव, कैसा रहता है? सजीव और परसर्ग रहित, परसर्ग सहित होता है, मतलब उसके साथ परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह लगा होता है। परसर्ग को हम क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह, यानी जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? परसर्ग। ठीक है, उसी को हम कहते हैं परसर्ग। परसर्ग सहित और
इसमें कर्म कैसा रहता है, इसमें कर्म गौण रहता है, कर्म गौण रहता है। अथवा जो कर्म बाद में प्रयोग किया जाता है, जो कर्म बाद में प्रयोग किया जाता है, बाद में प्रयोग किया जाता है, बाद में प्रयोग किया जाता है, तो वह कैसा होता है, निर्जीव होता है। कैसा होता है, निर्जीव होता है। तो वह निर्जीव परसर्ग रहित, यानी इसके साथ परसर्ग नहीं जुड़ा होता है, परसर्ग रहित। और कर्म कैसा होता है, मुख्य कर्म होता है, मुख्य कर्म होता है। ये है हमारा नियम नंबर 8। तो नियम नंबर 8 के अंतर्गत क्या है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि जब किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हों, कितने, एक वाक्य में कितने कर्म प्रयुक्त हों, दो कर्म प्रयुक्त हों, तो जो वाक्य में पहला कर्म प्रयुक्त होता है, मतलब जो पहला कर्म प्रयोग किया जाता है, तो वह कैसा होता है, तो वह सजीव होता है। कैसा होता है, सजीव होता है। और परसर्ग सहित होता है, मतलब उसके साथ, कर्म के साथ परसर्ग जुड़ा होता है, यानी कारक चिन्ह जुड़ा होता है। ठीक है, और उस कर्म कैसा होता है, उसका कर्म गौण रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अथवा जो कर्म बाद में प्रयोग किया जाता है, क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो कर्म बाद में प्रयोग किया जाता है वह निर्जीव होता है। कैसा होता है, निर्जीव होता है। और परसर्ग रहित होता है, मतलब इसके साथ परसर्ग नहीं जुड़ा होता है। इसकी क्रिया कैसी होती है, इसकी क्रिया मुख्य होती है। क्रिया कैसी, जो कर्म है, कर्म कैसा रहता है, इसमें कर्म मुख्य रहता है। इसमें कर्म की ही बात चल रही है, इसमें वाक्य में कितने कर्म होते हैं, दो। तो बाद वाला कर्म कैसा रहता है, मुख्य रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया, क्या, अजय विजय को पत्र लिखता है। नोट कीजिएगा उदाहरण, उदाहरण है अजय विजय को पत्र लिखता है। क्या है उदाहरण, बाकी क्या दिया गया इसमें, ध्यान दीजिएगा कि अजय विजय को पत्र लिखता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्रिया, इसमें कर्म कितने हैं, इसमें कर्म क्या क्या है, अजय, क्या अजय हो गया, अजय विजय को पत्र लिखता है। इसमें क्रिया किसके द्वारा की गई, अजय के द्वारा। तो अजय क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, अब विजय को पत्र लिखता है, तो विजय क्या है, विजय भी एक कर्म है। क्या है, कर्म है, यानी जिसके लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए, विजय के लिए। विजय को पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, जब हम कर्म को देखते हैं तो क्या से प्रश्न करते हैं, क्या से प्रश्न करते हैं, जो कर्ता तो करते हैं, किसको से प्रश्न करते हैं, कर्ता को वाक्य में छांटते हैं तो किससे प्रश्न करते हैं, किसको से या कौन से। और जब कर्म को ढूंढते हैं वाक्य में तो क्या से प्रयोग करते हैं, ठीक है, या कौन से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिएगा इसमें कितने कर्म हैं, विजय क्या है, विजय भी कर्म है, और पत्र क्या है, पत्र भी कर्म है। तो ध्यान दीजिएगा
ये क्या है? कर्म। पहला कर्म कैसा होना चाहिए? अब ध्यान दीजिएगा जरा कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त वाक्य पहला जब कर्म प्रयुक्त होता है वाक्य में तो यह कैसा रहता है? सजीव। तो इसमें जो विजय है, विजय कैसा है? सजीव यानी प्राणी है। ठीक है, क्या है? सजीव है। और दूसरी इसमें विशेषता क्या थी? वह परसर्ग सहित होता है। तो विजय को कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्म को कारक चिन्ह क्या होता है? को। तो ये कैसा है? परसर्ग सहित। ठीक है, अगली विशेषता क्या है इसमें? गौण कर्म होता है, इसके साथ कोई कर्म निश्चित नहीं होता है। ठीक है, गौण कर्म। इतनी बात क्लियर हो गई? ये तो था पहला कर्म, फर्स्ट कर्म। और उसमें सेकंड कर्म क्या है? दूसरा जो कर्म प्रयुक्त हुआ है वो क्या है? पत्र। क्या है? पत्र। तो इसे भी देखिएगा, पत्र क्या हमारा? कर्म। क्या है? कर्म। सेकंड कर्म यानी दूसरा कर्म। देखिएगा इसकी विशेषता क्या थी? अथवा जो कर्म बाद में प्रयोग किया जाता है, यानी कि विजय के बाद जो पहला कर्म था विजय और जो दूसरा कर्म है यानी जो बाद में प्रयोग किया जाता है वह निर्जीव रहता है। कैसा होता है? इसकी विशेषता कैसी होती है? निर्जीव। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, समझते हुए चलना है सभी को। कैसा है? निर्जीव है यानी पत्र। पत्र किसी प्राणी के अंतर्गत आता है? नहीं आता है। ना जीव है ना जंतु है। ये कैसा है? निर्जीव यानी वस्तु। ठीक है, तो ये कर्म कैसा है? निर्जीव है और परसर्ग रहित यानी इसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है। पत्र के बाद सीधी क्या आ गई? क्रिया। क्या है? पत्र लिखता है। पत्र क्या है? कर्म। कर्म के बाद सीधे डायरेक्ट क्या आ गई? क्रिया। तो ये कर्म कैसा है? ये परसर्ग रहित है यानी कि इसके साथ कोई भी परसर्ग प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, परसर्ग रहित। क्लियर हो गई इतनी बात? और इसका कर्म है वो कैसा होता है? मुख्य होता है। मुख्य कर्म कैसा है? इसमें मुख्य कर्म है। ठीक है, यानी कि अजय विजय को क्या लिखता है? पत्र लिखता है। इसमें मुख्य कर्म क्या है? पत्र। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे इसमें हमने एक और उदाहरण लिया, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप लोग सभी लोग समझते हुए चले ताकि ये सारे पॉइंट यहीं पर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमने दूसरा उदाहरण दिया कि रमेश ने सुरेश को गाना सुनाया। क्या है उदाहरण हमारा? ध्यान दीजिएगा कि रमेश ने सुरेश को गाना सुनाया। क्लियर हो गया? वाक्य क्या है? देखिएगा कि रमेश ने सुरेश को गाना सुनाया। किसने सुनाया? सुरेश ने। ये क्या हो गया? सुरेश हमारा कर्ता। क्या है? सुरेश कर्ता। लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? कर्म की। तो ध्यान दीजिएगा इस वाक्य में भी कितने कर्म हैं? सुरेश यानी रमेश ने किसको गाना सुनाया? सुरेश को। तो ये क्या सुरेश क्या है? सुरेश भी एक कर्म है। सुरेश क्या है? कर्म है। और क्या सुनाया? गाना। गाना भी क्या हो गया? कर्म हो गया। गाना क्या है? ये भी कर्म है और सुनाया क्रिया है। सुनाना क्या हो गई?
क्रिया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसकी जो विशेषता थी, विशेषता क्या थी कि रमेश ने सुरेश कैसा है, सजीव है या निर्जीव? सुरेश सजीव है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि जो पहला कर्म प्रयोग होता है वह सजीव होता है। कैसा होता है? सजीव होता है और परसर्ग रहित हो, परसर्ग सहित होता, यानी कि जिसके साथ परसर्ग जुड़ा हो, यानी कि जिसके साथ कारक चिन्ह जुड़ा हो। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है कि रमेश ने सुरेश को क्या है, यही हमारा परसर्ग है। यानी कारक चिन्ह क्या है, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, तो कर्म का कारक चिन्ह होता है यानी विभक्ति चिन्ह होता है को। ठीक है, तो इसके साथ क्या कारक चिन्ह जुड़ा है, तो ये कैसा है, परसर्ग सहित। ठीक है, इसकी क्रिया कैसी है, इसकी क्रिया गौण है। ठीक है, क्रिया यानी इसमें जो कर्म है, कर्म कैसा है, गौण कर्म है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो दूसरा कर्म प्रयोग किया गया है ये कैसा है, गाना। सुरेश को गाना सुनाया, तो गाना सजीव है या निर्जीव, तो गाना कैसा है, निर्जीव है। निर्जीव है, कैसा है, निर्जीव है। इसमें क्या परसर्ग प्रयोग हुआ है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये कैसा कर्म है, तो ये परसर्ग रहित है। ठीक है, कैसा है, परसर्ग रहित है। ठीक है, इसकी जो कर्म है कैसा है, इसका जो कर्म है मुख्य है। क्या सुनाया था सुरेश को, रमेश ने सुरेश को क्या सुनाया था, गाना, तो ये मुख्य क्या हो गया, गाना, तो इसका कर्म कैसा है, ये कर्म मुख्य है। ठीक है, मुख्य कर्म। क्लियर हो गई इतनी बात? सॉरी, सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा फटाफट। बहुत अच्छे, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा, नियम नंबर 9। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है नियम नंबर 9। कौन सा है, नियम नंबर 9। ये भी जानेंगे इसमें किस प्रकार का नियम निश्चित किया गया है, किस प्रकार के नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या है, नियम नंबर 9 कर लिया सभी ने नोट? तो देखिए जो नियम नंबर 9 है इसके अंतर्गत क्या है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता, क्या है, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो, कर्ता का परसर्ग क्या होता है, ने, ये तो बात सभी को क्लियर है, पता होगी। ठीक है, कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म परसर्ग रहित हो, कर्ता में परसर्ग जुड़ा हो यानी कर्ता परसर्ग सहित हो और कर्म कैसा हो, कर्म परसर्ग रहित हो, तो क्रिया कैसी, क्रिया भूतकालिक और सकर्मक, और इसमें वाच्य कैसा रहता है, वाच्य कृतवाच्य रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्या है कि जब यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ा हो,
सॉरी कौन सा परसर्ग, ने परसर्ग, ने परसर्ग जुड़ा हो तो तथा जुड़ा हो तथा कर्म परसर्ग रहित हो। कर्म कैसा हो, कर्म परसर्ग रहित हो, यानी कर्म में विभक्ति चिन्ह न जुड़ा हो। कर्म परसर्ग रहित हो, परसर्ग रहित हो क्या, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो तथा कर्म परसर्ग रहित हो तो इसमें क्रिया कैसी हो जाती है, तो इसमें क्रिया भूतकालिक, तो इसमें क्रिया भूतकालिक तथा सकर्मक कैसी होती है, सकर्मक होती है। इसमें वाच्य कैसा होता है, वाच्य होता है कर्तृवाच्य। कैसा होता है, कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, क्लियर हो गया नियम नंबर 2। तो एक बार देखिएगा क्या दिया गया नियम नंबर 9 के अंतर्गत। तो नियम नंबर 9 के अंतर्गत दिया गया है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो तथा कर्म परसर्ग रहित हो तो इसमें क्रिया भूतकालिक और सकर्मक अकृतवाच्य हो जाता है। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया क्या, मोहन ने पुस्तक खरीदी। उदाहरण क्या हमारा, नोट कीजिएगा। उदाहरण है कि मोहन ने पुस्तक खरीदी। आप समझिएगा क्या है नियम नंबर 9 कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रत्यय यानी ने परसर्ग जुड़ा हो तो इसमें कर्ता क्या हमारा किसके द्वारा क्रिया की गई, मोहन के द्वारा। तो मोहन क्या है हमारा, कर्ता। इसमें नियम क्या है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ परसर्ग, तो इसमें कर्ता क्या हमारा मोहन, और कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, ने। तो इसके साथ इसका परसर्ग आया। ठीक है, आ गया। तथा कर्म परसर्ग रहित हो, इसमें हमारा कर्म क्या है कि मोहन ने, अब हम प्रश्न करेंगे क्या से, क्या खरीदी, तो मोहन ने पुस्तक खरीदी। क्या खरीदी, पुस्तक। इसलिए हमारा क्या हो गया, पुस्तक कर्म। अब कर्म क्या है, परसर्ग रहित हो, तो ये सही बात है, ये कर्म में कोई परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह नहीं हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मेन पॉइंट बनता है कि यदि कर्म के बदलने पर क्रिया भी बदल जाती है। क्या है कि कर्म के बदलने पर क्रिया भी बदल जाती है। अगर हम लिखेंगे मोहन ने पुस्तकें, क्या मोहन ने पुस्तकें खरीदी, इसकी क्रिया भी चेंज हो गई। तो ये वाक्य क्या हो गया कि मोहन ने पुस्तक खरीदी। मोहन क्या किया था, इसमें कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ जाएगा तथा कर्म परसर्ग रहित होगा। तो ये कर्म कैसा है, परसर्ग रहित है। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे इसमें हमने एक और उदाहरण लिया, क्या रवि ने खाना खाया। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा इसमें कि रवि ने खाना खाया। किसने खाना खाया,
रवि ने। रवि क्या हमारा? रवि है कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, तो इसके साथ भी कर्ता के साथ परसर्ग जुड़ गया। क्रिया क्या हमारी? खाना, यानी कर्म क्या है? खाना। इसके साथ कोई परसर्ग नहीं जुड़ा है। ये नियम नंबर 9 कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ जाता है या जुड़ा हो तो कर्म परसर्ग रहित हो तो इसमें क्रिया कैसी होगी? भूतकालिक, सकर्मक और कृतवाच्य होगी। जैसे इसमें फर्स्ट वाले में देखिएगा जरा कि मोहन ने पुस्तक खरीदी। इसमें क्या है? क्रिया कैसी है? सकर्मक। क्रिया कैसी? इसमें सकर्मक क्रिया है। सॉरी, कर्म क्या है? कर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें क्रिया कैसी है? सकर्मक। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या है कि भूतकालिक क्या होगी क्रिया, यानी कि इसमें कौन सा भूतकाल आएगा? सामान्य भूतकाल। क्या है कि मोहन ने पुस्तक खरीदी। इसमें क्या खरीद चुका है, बीता हुआ समय कैसा है? सामान्य भूतकालिक क्रिया। ठीक है, सामान्य भूतकालिक क्रिया। ठीक है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें वाच्य की बात की जाए तो इसमें वाच्य है कृतवाच्य। कौन सा वाच्य है? वाच्य है कृतवाच्य। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी प्रकार इसको भी समझिएगा कि रवि ने खाना खाया। रवि हमारा कर्ता है, कर्ता के साथ क्या परसर्ग जुड़ा होना चाहिए? तो इसके साथ परसर्ग जुड़ा है। कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म परसर्ग रहित होना चाहिए, यानी जिसके साथ परसर्ग ना जुड़ा हो। और क्रिया कैसी होनी चाहिए? क्या है? रवि ने खाना खाया, तो क्रिया कैसी होनी चाहिए? सकर्मक और भूतकालिक क्रिया। कैसी? भूतकालिक क्रिया होनी चाहिए। वाच्य कैसा होगा? वाच्य में क्या होता? जो कृतवाच्य होता है उसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया, दोनों प्रकार की क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? रवि ने खाना खाया, तो इसमें कौन सी क्रिया है? भूतकालिक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जब हम इसमें प्रश्न करेंगे कि रवि ने क्या खाया, अगर क्या से प्रश्न हो तो उसमें सकर्मक क्रिया होगी। अगर इसमें पूछा जाए कि रवि, अगर कहीं किसको से प्रश्न करके कर्म को देखा जाए तो वहां सकर्मक क्रिया, सॉरी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें वाच्य की बात की जाए तो इसमें भी कौन सा वाच्य है? वाच्य है कर्तृवाच्य, यानी जिसमें कर्ता का प्रधानता, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। ठीक है, चलिए इसमें एक और वाक्य समझ लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें हमने एक उदाहरण लिया। उदाहरण क्या हमारा? कि रमेश ने कपड़े खरीदे। किसने कपड़े खरीदे? रमेश ने कपड़े खरीदे। ठीक है, बाकी क्या हमारा कि रमेश ने कपड़े खरीदे। रमेश क्या है? रमेश इसमें कर्ता हो गया, क्यों? कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा है, तो ये क्या है? रमेश कर्ता। और कर्म क्या? रमेश ने क्या खरीदे? कपड़े। क्या खरीदे? कपड़े। कपड़े क्या है? इसमें कर्म है। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए, इसमें देखा जाए इसमें क्रिया कैसी है, तो इसमें नियम क्या कह रहा है? क्रिया भूतकालिक और सकर्मक होनी चाहिए।
तो खरीदे यानी खरीद चुका है, तो इसमें सामान्य भूतकाल होगी। क्रिया कैसी होगी? सामान्य भूतकाल की। ठीक है, और इसमें सामान्य भूतकाल की क्रिया होगी, लेकिन होगी कैसी? सकर्मक। किस प्रकार की क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। किस प्रकार की होगी? सकर्मक क्रिया। अब वाच्य पूछा जाए तो इसमें वाच्य हो जाएगा कर्तृवाच्य। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। ठीक है, क्लियर हो गया? ये नियम नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं? तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 को भी समझिएगा कि इसके अंतर्गत कौन से नियम रखे गए, उसके अंतर किस प्रकार के प्रश्न लिए जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ अच्छे से समझते हुए चलना है और नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नियम नंबर 10। तो नियम नंबर 10 के अंतर्गत क्या है कि वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म परसर्ग सहित और निर्जीव कर्म परसर्ग रहित होता है। कैसा होता है? अगर कोई वाक्य है उसमें क्या होगा? जिसमें सजीव कर्म होगा वह परसर्ग सहित होगा, यानी कि कर्म के साथ कारक चिन्ह भी होगा, और जिस कर्म में जो कर्म कैसा होगा? निर्जीव होगा, उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा। एक ये नियम है वाक्य शुद्धिकरण के आधार पर। क्या है? ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा कि वाक्य में प्रयुक्त कर्म, वाक्य में प्रयुक्त कर्म कैसे? जो कर्म सजीव होगा, कर्म जो कर्म सजीव तथा परसर्ग कैसा होगा? परसर्ग सहित होगा। ठीक है, कि वाक्य में प्रयुक्त कर्म जो कर्म सजीव होगा, क्या है कि जो कर्म सजीव हो तथा उसमें परसर्ग कैसा होगा? तथा वह कैसा होगा? परसर्ग सहित। ठीक है, अगर इसी वाक्य में कोई निर्जीव कर्म दिया गया है, समझिएगा, अगर किसी वाक्य में निर्जीव कर्म हो, कैसा हो? निर्जीव कर्म हो। अगर किसी वाक्य में निर्जीव कर्म दिया गया है तो वह कैसा होगा? परसर्ग रहित होगा, यानी कि उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा, परसर्ग रहित होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? देखिएगा, जो हमारा नियम नंबर 10 है इसके अंतर्गत कौन से नियम लागू हुए हैं कि वाक्य में प्रयुक्त जो कर्म सजीव तथा जिसके साथ जो कर्म सजीव होगा, समझिएगा कि जो कर्म सजीव होगा तथा वह परसर्ग सहित होगा। ठीक है, अगर किसी वाक्य में निर्जीव कर्म दिया गया है तो वह कैसा होगा? तो वह परसर्ग रहित होगा। क्लियर हो गया? निर्जीव कर्म दिया हो, कैसा? निर्जीव कर्म दिया हो। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया, समझिएगा कि मोहन ने सोहन को देखा। उदाहरण क्या हमारा? नोट कीजिएगा, उदाहरण है
कि मोहन ने किसको देखा? सोहन को देखा। ठीक है, उदाहरण क्या हमारा कि मोहन ने सोहन को देखा। सोहन क्या है इसमें? सोहन है सजीव परसर्ग। कैसा है? सजीव है। कर्म मोहन इसमें क्या है? मोहन ने किसको देखा, तो इसमें मोहन हो जाएगा कर्ता। मोहन ने सोहन को देखा। सोहन कैसा कर्म है? कर्म है सजीव। सोहन क्या है? सोहन कर्म है और कैसा कर्म है? सजीव कर्म है और कैसा है? परसर्ग रहित है, यानी कि परसर्ग सहित है। हो गया क्लियर? एक और समझिएगा इसमें, जैसे हमने उदाहरण लिया कि राम ने सीता को देखा। आप सभी लोग ध्यान से समझते हुए चले क्या कि राम ने सीता को देखा। किसको देखा? सीता को देखा। अब समझिएगा राम क्या है इसमें? राम है कर्ता। ठीक है, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। सीता को देखा, कर्म क्या हमारा इसमें? सीता। कर्म क्या है इसमें? कर्म है सीता, जिसके साथ जो कर्म सजीव होता है। सीता कैसा कर्म है? सजीव यानी प्राणी है। ठीक है, तो इसके साथ परसर्ग रहित सहित होगा, क्योंकि इसके साथ तो क्या है? कारक चिन्ह है, यानी कि क्या ये कैसा है? परसर्ग सहित है और कैसा है? सजीव है। ठीक है, समझ गए? अब समझिएगा इसमें हमने एक उदाहरण लिया, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण हमारा इसमें क्या है? उदाहरण लिया हमने कि हरीश ने चाय बनाई। हरीश ने चाय बनाई। अब ध्यान दीजिएगा, हरीश क्या इसमें? हरीश है कर्ता। हरीश क्या हो गया? कर्ता, क्योंकि इसके द्वारा क्या क्रिया की गई। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें नियम नंबर 10 क्या कह रहा है कि जिस वाक्य में जो कर्म सजीव होगा उसको है परसर्ग सहित होगा। उसमें किसी वाक्य में निर्जीव कर्म है तो वह कैसा होगा? जिस वाक्य में निर्जीव कर्म दिया होगा वह परसर्ग रहित होगा। तो ये देखिएगा, तो चाय क्या है? चाय हमारी कर्म है। अब देखिएगा ये क्या? सजीव है। चाय सजीव नहीं है, फिर कैसी है? निर्जीव है। निर्जीव है तो क्या इसके साथ अब कोई परसर्ग आया? इसके साथ कोई परसर्ग नहीं आया। ठीक है, जिस कर्म के साथ परसर्ग नहीं होगा वह कैसा होगा? वह निर्जीव होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलिए, जैसे इसमें हमने एक और उदाहरण लिया कि मयंक ने क्या? मयंक ने कार खरीदी। अब आप लोग ये मत कहने लगना कि हरीश ने चाय को बनाई, ये गलत हो जाएगा। हरीश ने चाय बनाई, या फिर ये मत कहना कि मयंक ने कार को खरीदा या खरीदी, तो मयंक ने कार खरीदी। क्लियर हो गया? इसमें मयंक क्या है? मयंक है कर्ता। क्या है? कर्ता। और इसमें क्या खरीदी? कार। कार क्या हमारे इसमें? कर्म है। ठीक है, और कैसा कर्म है? सजीव है या निर्जीव? तो ये है निर्जीव। निर्जीव यानी कोई वस्तु है। ठीक है, निर्जीव। अब ये निर्जीव है तो कैसा होगा? परसर्ग रहित होगा। तो इसमें जाहिर सी बात है कोई भी परसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए, इसके जो कुछ अपवाद होते हैं
ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम लोगों को फांसा जाता है तो प्रश्न ज्यादातर यहीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट बना लीजिएगा, विशेष करके क्या अपवाद, विशेष करके पॉइंट बनाइएगा। इसी में क्या है, अपवाद। विशेष, विशेष में क्या है हमारा, अपवाद। देखिएगा अपवाद इसमें क्या होते हैं, आप समझिएगा कि यदि किसी वाक्य में बजाना और बनाना क्रिया प्रयुक्त हो, कौन कौन सी, बजाना और बनाना क्रिया प्रयुक्त हो, तो कर्म चाहे सजीव हो और चाहे निर्जीव हो, उसके साथ कोपरसर्ग प्रयोग किया जाएगा। इसमें अपवाद क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी वाक्य में कर्म सजीव हो, यानी कि अगर किसी वाक्य में कौन कौन से शब्द हैं, बजाना और बनाना क्रिया प्रयुक्त है, तो कर्म चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसके साथ कोपरसर्ग का प्रयोग होगा। ठीक है, तो क्या इसमें अपवाद नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट बना के, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के। क्या है, यदि किसी वाक्य में बजाना और बनाना क्रिया प्रयुक्त की जाए, अगर किसी वाक्य में बनाना और बजाना क्रिया प्रयुक्त की जाए, क्रिया प्रयुक्त की जाए तो इसमें कर्म चाहे सजीव हो, तो इसमें कर्म चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, कैसा हो, सजीव हो या निर्जीव हो, लेकिन इसके साथ क्या होगा, इसके साथ का परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ का, या सॉरी, को, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को, परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, को परसर्ग का, यानी कारक चिन्ह को का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। देखिएगा इसमें अपवाद में क्या है कि अगर किसी वाक्य में कौन कौन से शब्द आ जाएं, जैसे इसमें बनाना और बजाना क्रिया प्रयुक्त की जाए, तो इसमें कर्म चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, लेकिन इसके साथ कौन सा परसर्ग आएगा, तो इसके साथ कोपरसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझिएगा, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया कि बच्चों ने ढोलक को बजाया, क्या है, बच्चों ने किसको बजाया, ढोलक को बजाया, बच्चों ने ढोलक को बजाया। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, उदाहरण यानी एग्जाम्पल। क्या है कि बच्चों ने ढोलक को क्या किया, बजाया। तुमने क्या, बनाना या बजाना प्रयुक्त क्रिया की जाए,
इसमें कर्म चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो इसमें कौन सा जो हमारा इसका कर्म का कारक चिन्ह होता है वह सदैव प्रयोग किया जाएगा। इसमें बच्चों ने क्या हो गए, बच्चे हो गए कर्ता, बच्चों के द्वारा क्या किया गया, ढोलक को बजाएगा। कर्म क्या है, ढोलक। अब ये क्या है, निर्जीव है, सजीव तो नहीं है, क्या है, निर्जीव है, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि क्रिया क्या है, बजाना, इसलिए। क्लियर हो गया पॉइंट। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। नियम नंबर अगला नियम नंबर 11 है। पॉइंट बनाइएगा नेक्स्ट। आप सभी को अच्छे से समझते हुए चलना है, अच्छे से आत्मसात करते हुए चलना है, क्योंकि ये कोई चीज रटने की चीज नहीं है। ये सारी चीजें कैसी हैं, समझने वाली हैं। ठीक है, तो नियम नंबर अगला क्या है, नियम नंबर 11 है। नियम नंबर 11 क्लियर हो गया। तो नियम नंबर 11 क्या है कि यदि किसी वाक्य का जवाब हाँ या ना हो तो उस वाक्य की शुरुआत क्या से की जाती है। नियम नंबर अगला क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी वाक्य में हमारा कोई वाक्य है उसमें कोई जवाब हाँ या ना से दिया जाए तो उसकी शुरुआत किससे की जाएगी, तो उसकी शुरुआत क्या शब्द से की जाएगी। क्या शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या से की जाएगी। क्लियर हो गया। तो चलिए नोट कीजिएगा इसे भी कि अगर जब किसी वाक्य में हाँ जवाब क्या, जब किसी वाक्य में जवाब हाँ या नहीं से किया जाता है, हाँ या ना नहीं से किया जाता, नहीं दिया जाता है, सवाल किए जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं। ठीक है, कि जब किसी वाक्य में जवाब हाँ या ना से दिया जाता है तो इसकी शुरुआत दिया जाता है तो इसकी शुरुआत किससे होगी, तो इसकी शुरुआत क्या शब्द से किससे होती है, क्या शब्द से होती है, किससे होती है, क्या शब्द से होती है। क्लियर हो गया। क्या है कि जब किसी वाक्य में जवाब यस या नो यानी हाँ या ना से दिया जाए तो इसकी शुरुआत क्या से होती है। क्लियर हो गया। अब समझिएगा, जैसे इसमें हमने उदाहरण लिया, क्या उदाहरण लिया हमने, क्या आपने मिट्टी खाई। छोटे बच्चे विशेषकर मिट्टी खाते हैं तो उससे प्रश्न किया जाता है क्या आपने मिट्टी खाई, वह कहेगा हाँ या नहीं, हाँ में जवाब देगा या नहीं में, तो किससे शुरुआत होगी, क्या से। उस वाक्य की शुरुआत किससे होगी, क्या से। किस प्रकार, तो हम लोग पूछते हैं, उससे सवाल करते हैं, क्या तुमने मिट्टी खाई, उसका जवाब कैसा रहेगा, हाँ में या ना में। तो इसकी शुरुआत किससे होगी, क्या शब्द से। ठीक है, जैसे इसमें क्या आपने मास्क लगाया, दूसरा उदाहरण इसमें, क्या आपने मास्क लगाया। इसमें क्या किसी से पूछ ही तो रहे हैं, प्रश्न ही तो कर रहे हैं, किसी से सवाल ही तो कर रहे हैं, क्या
आपने मास्क लगाया। उसे किस में जवाब देगा, हाँ में या नहीं में। लगाया होगा तो हाँ कहेगा और नहीं लगाया होगा तो नहीं कहेगा। ठीक है, तो इसकी जब शुरुआत किससे करेंगे, जब हम प्रश्न पूछेंगे तो जब वाक्य बनाएंगे इसे क्या से, किससे शुरुआत होगी, क्या शब्द से। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक यानी कि जो आज हमने जितने भी पॉइंट जितने भी रूल पढ़ाए हैं अच्छे से क्लियर हो गए या नहीं। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ये क्लास अच्छे से क्लियर हो गई, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई। बहुत अच्छे, गुड। तो चलिए आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छे से समझ में आती है तो प्लीज क्लास को शेयर करें और लाइक करें। अब बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के